मैं बोलूं उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 कश्मीर जिंदाबाद, 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 कश्मीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, आप सभी डॉक्टर साहब रुको, थोड़ी रुको। आप सभी ग्राम बैंगनी के सभी माताएं बहनें नौजवान साथी इस आधी रात को आप सब लोग यहां भाई साहब का स्वागत करने और इनको सुनने के लिए यहां आए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को पता है आने वाली 11 तारीख को, आने वाली 11 नवंबर को इस अंता विधानसभा का उपचुनाव होना है। 11 तारीख को वोटिंग होनी है और अपना बैलेट नंबर क्या है और चुनाव चिन्ह क्या है, सबको पता है। आज मैं जब दिन में यहां आया था भाई साहब, तो सारे युवा साथी आप सब लोगों की मेहनत वाकई काबिले तारीफ है और जो जोश जुनून और जज्बा आज आपने जो दिखाया है, ये आने वाली 11 तारीख तक ऐसा ही बना रहे, बिल्कुल कम नहीं रहना चाहिए। हमारा मकसद है जितने भी आपके पास वोटर लिस्ट आ चुकी है, आ गई, जितने भी हमारे साथी हैं इस गांव के, जो भी मतदाता इस गांव से बाहर कोटा जयपुर जहां कहीं भी रह रहे हो, 10, 20, 50 की संख्या में हो, एक जगह इकट्ठा हो जाए और उनके लिए लाने ले जाने के लिए साधन की व्यवस्था कर देंगे। ये लोग आप 2-3 दिन पहले मुझे बता देना इस चीज को। यहां कांग्रेस बीजेपी के बहुत सारे लोग स्टार प्रचारक 40-40 नेता यहां घूम रहे हैं, लेकिन उनको जनता मिल नहीं रही कहां जाए प्रचार करने के लिए। कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई जातियों के नेता आ रहे हैं, कोई किसी संगठन के नेता आ रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, नरेश भाई साहब के लिए आपको मात्र 2 साल का समय मांगते हैं आपसे, मात्र 2 साल के समय के लिए इन कांग्रेस बीजेपीओ को उठाकर साइड में रख दो। जो व्यक्ति आपके खेती की बात करे, जो व्यक्ति आपके फसल मुआवजे की बात करे, जो व्यक्ति आपके पानी की बात करे, जो व्यक्ति आपके लिए बिजली की बात करे, जो व्यक्ति आपके लिए आधी भी रात पर सड़क पर लड़ने के लिए तैयार हो, ऐसे व्यक्ति को चुने। मात्र 2 साल का समय है, ज्यादा समय बचा नहीं। तो एक बार मेरा आप सभी बैंगनी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भाई साहब को एक बार अपना मत और समर्थन देकर विजयी बनाएं, जिससे आपकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजे। ये चुनाव महज एक उपचुनाव नहीं है, बल्कि इस हाड़ौती की सत्ता परिवर्तन का है, इस व्यवस्था परिवर्तन का है जो चंद पूंजीपतियों के हाथों में है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। यहां आपने देखा होगा जिला परिषद के चुनाव में आपने 13 सीट बीजेपी की जिताई और 12 सीट आपने कांग्रेस की जिताई, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने अपने पैसे के दम पर प्रताप सिंह सिंघवी से गठजोड़ करके अपनी लुगाई उर्मिला जैन भाया को यहां का जिला प्रमुख बना दिया। हम तो सोचते हैं कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन इन लोगों ने इस कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा को तोड़कर अपनी राजनीति को व्यवसाय बना लिया। पर्दे के पीछे इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये जैसे आपको दिखते हैं ना, अभी कई लोग कह रहे थे गौशाला के नाम पर, अरे था क्या पूरे रोडों पर गाय बैठी है, आप गौ
के खाया। आज गायों की क्या दुर्दशा हो रही है आप देख रहे हो। कहीं आसपास कोई गौशाला नहीं। ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जब हम 400-500 किलोमीटर दूर से हमने घर परिवार बच्चों को छोड़कर यहां भाई साहब के लिए आपके पैरों में हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, तो कुछ तो खूबी होगी इस इंसान में जो हम लोग यहां लगे हुए हैं। ये कोई एमएलए नहीं, एमपी नहीं, और ये एमएलए एमपी की लड़ाई भी नहीं है। ये लड़ाई आपके किसानी को जिंदा करने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाने की लड़ाई है। और ये मौका है आपके पास मात्र 2 साल का। इससे ना तो सत्ता बन रही ना बिगड़ रही। कांग्रेस को वोट दे के देख लिया, कांग्रेस वाले आए तो कह देना भैया पहले जिता लिए क्या कर लिया तुमने। बीजेपी जिसको अभी जिता के भेजा, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार अपने एमएलए को नहीं बचा सकी, हमारी क्या रक्षा करेंगे वो लोग। इनका मिला जुला खेल है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, और मुझे पूर्ण विश्वास है भाई साहब, इस बैंगनी गांव में मैं 2-3 दिन से घूम रहा हूं यहां, जो लोगों में जोश है, माता बहनें जवान किसान सर्व समाज के लोगों में। हाँ बैंगनी गांव हाँ, इस गांव के लोगों का कहना यही है, अगर इस बैंगनी गांव से आप जीत के निकल गए तो ये मानो पूरा अंता विधानसभा जीत लिया। गांव से निकलेंगे मतलब ना आपको बैंगनी गांव से जीत के निकलेंगे ना। तो आप सभी लोगों से, आप यहाँ सुनने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आपको 2 शब्द कहेंगे। अरे कोई मत ले जाओ यार। राम राम साहब, बोलो बजरंग बली की, बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो विजयासन मैया की, बोलो गांव बस्ती की, बोलो बाबू शक्ति मैया की। क्या टाइम हो गया? 1:15। और कितने बजे का समय था? 6 बजे। कितने लेट चल रही ट्रेन? 7 घंटा लेट चल रही थी ट्रेन। हाँ 6 घंटा हो गया। भाषण देगा तू? भाषण देगा? कौन देगा? आजा बेटा आजा, आजा। क्यों डर रहा है? ऐसे क्यों डरता है? चल एक बार बता, मेरे बारे में गांव में क्या बातें होती है? अच्छी बातें, बहुत अच्छी। बता, तुझे बात तो बता। कि नरेश मेरा जीतेगा। क्यों जीतेगा? जनता का विकास करने के लिए जीतेगा। आपके गांव में अभी बताया गया कि पहले यहाँ आना था, बाद में बेंगना जाना था। कुछ कंफ्यूजन हो गया, उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। 1:30 बजे तक, इतनी रात तक आप जग कर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, आभारी रहूंगा। विधानसभा चुनाव पता नहीं
ईश्वर की कैसी कृपा रही कि बीच में मध्यावधि उपचुनाव हो रहा है और ये चुनाव का परिणाम बहुत कुछ करने वाला है। मेरा ये तीसरा चुनाव है और मेरे जैसे एक साधारण परिवार में पैदा हुए, किसान परिवार में पैदा हुए व्यक्ति के लिए 2 साल में तीसरा चुनाव लड़ना असंभव है, लेकिन बड़ी तादाद में साथियों का होना, साथियों की मदद करना और आप लोगों का आशीर्वाद मिलना, ये कोई कुदरत की देन है, ईश्वर की देन है। जो इतने बड़े लोगों से चुनाव लड़ रहा हूं और उसके बावजूद भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ रही। लोग पता नहीं कहां से दूर दूर से प्रचार करने आ रहे हैं। कई लोग तो बेचारे कई दिनों तक मेरे से मिल भी नहीं पा रहे और गांव में, इलाकों में मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगा, बाबा खाटू श्याम को धन्यवाद दूंगा। बाबा खाटू श्याम की कृपा है जिसकी वजह से तीसरा इतना बड़ा चुनाव इतनी आसानी से लड़ा जा रहा है। आपके पास कांग्रेस बीजेपी के नेता भी वोट मांगने आएंगे, उनसे कहना कि साहब हम तो 78 साल से वोट देते आ रहे हैं और इस बार भी आपको वोट दे देंगे, पर आप हमारे लिए क्या करोगे? चाहे बीजेपी का है, कांग्रेस का है, उससे ये सवाल जरूर पूछना गांव में, या उनके कोई प्रतिनिधि के रूप में कोई एमएलए या मंत्री आए तो उनसे पूछना कि तुम हमारे लिए क्या करोगे। और तुमने देश की आजादी के बाद या तो बीजेपी ने राज किया या कांग्रेस ने किया, तुमने अब तक क्यों नहीं किया जो अब तुम करोगे? तुम्हें खूब वोट दिए, खूब मौके दिए, फिर भी हाड़ौती के किसानों की दशा और दिशा नहीं सुधरी। आज भी किसान जो सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, उड़द की फसल नष्ट हो गई, धान की फसल नष्ट हो गई, उसके लिए किसान फसल बीमा के पैसे के लिए इंतजार कर रहा है। किसान को खाद डीएपी 1200 का कट्टा 1800 2000 का मिल रहा है, वो भी अटैचमेंट के साथ मिल रहा है। बीच में मैं जयनगर और इनमें गया तो वहां बताया कि अभी तो लाइट भी रात का फीडर बना दिया अभी से कि 3 बजे लाइट आती है। अपने यहाँ परवन वरद परियोजना का वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन पता नहीं कितने साल और लगेंगे उस परवन का पानी अपने खेतों तक आने में। आपके यहाँ ट्यूबवेल ही होगी ना, नेर नहीं है ना? हा? नेर है आपके? तुलसा वाली, लेकिन उसका भी आधा अधूरा आता दिखता है, इंजन से लिखता है। रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर वर्षों पहले आ जाती है क्योंकि वहां के नेता मजबूत थे। और हम जिनको वोट देते हैं, जिनको एमएलए एमपी बनाते हैं, वो कमजोर थे। इसलिए हम पैदा हुए जब से सुन रहे हैं कि अकावद डैम बनेगा, परवन वरद परियोजना बनेगी और उसका पानी हमारे खेतों तक पहुंचेगा। आपका तो शायद चलो इंजन से भी काम चला लेते होंगे, पर ये जो चौकी से लेके बामली बामला ये सीधा चले जाओ आप सुतलक थामली तक, थोड़े दिन बाद में अगर माउंट नहीं बरसे तो अकाल आ जाता है। बेचारे सोचते हैं कि बरसात के बाद में कैसे भी खेत को गीला करके कोई ऐसा हो, कोई फसल हो जो एक महीना बिना पानी के निकल जाए, जैसे चने हैं। गेहूं वो कर नहीं सकते, धान वो कर नहीं सकते, लहसुन की खेती बेचारे वो कर नहीं सकते। और वो जो ट्यूबवेल की खेती करते हैं, अगर मोटर चल गई तो एक मोटर का 10,000 का खर्चा आता है।
पहले कुआं खुदाने में बर्बाद हो गए, फिर कुएं में पानी बीत गया तो कुएं में ट्यूबवेल कराई, उसमें बर्बाद हो गए, फिर उसमें भी ट्यूबवेल में भी पानी बीत गया तो फिर अलग से ट्यूबवेल कराई। थोड़े दिन पहले वो तो अभी 5-7 घंटे लाइट आ गई और एक खेत में 2-2, 3-3 बोर कराकर किसान काम चला लेता। नहीं तो मैंने तो वो भी देखा था जब जनरेटर चलते थे और खेतों में ऐसे लगता था कोई सम्मेलन हो रहा हो। किसान की स्थिति कभी भी सुधरती नहीं है। किसान सोचता है कि इस बार फसल अच्छी आ गई, कुछ अच्छा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़े बच्चे हो रहे हो तो उनको शादी का प्लान करते हैं। लेकिन 2 साल 3 साल अच्छा चलता, फिर चौथे साल फिर कोई या तो अकाल आ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है या ओले गिर जाते हैं। 2-3 साल का कमाया हुआ 1 साल में चला जाता है। फसलें भी हम ऐसी करते हैं। 1 साल सरसों का भाव 7,000 हो गया। हमने सोचा कि जिंदगी भर अब 7,000 ही भाव रहेगा फसल का। अगले साल सारे लोगों ने सरसों ज्यादा बो दी तो 4,000 रह गई। लहसुन सोचते हैं कि लहसुन 10,000 बिक रहा, अगली बार भी 10,000 बिकेगा। पूरे किसान लहसुन बो देते हैं, पता चलता है कि 2,000 बिक रहा है। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भुगत भोगी हूं, मैं खुद भी किसान हूं, किसान के घर में पैदा हुआ हूं। एक बार मैंने भी 45 बीघा को लहसुन ले आयो, 14,000 रुपया कुंटल में बीज लायो, 6-7 हजार बक गयो जो साल। तो फिर मेरे को थोड़ा सा लालच आया, 65 बीघा का बो दिया। उस साल थोड़ा अच्छा बिक गया, 10,000 रुपए तक की रेट मिल गई। फिर सोचा मजा आ गया तो अगले साल 100 बीघा को बो दियो तो बक्यो 2 रुपया किलो। 45 बीघा में 65 बीघा को कमायो, ये वो भी बराबर हो गया और घाटा मोर चली गई। इसलिए किसान की हालत ठीक नहीं है। अभी पूरी बरसाती फसल आपकी खत्म हो गई, लेकिन सरकार जो फसल बीमा के नाम पर जो केसीसी लेने जाते हैं पैसा काटती है। अगर वो पैसा फसल बीमा के रूप में अगर हमें मिल जाए तो हमें हमारा घर चलाने में सहारा हो जाए। लेकिन जो फसल बीमा की जो कंपनियां होती है वो अगर 200 करोड़ रुपए अगर 12 में बांटने के लिए किसानों के आए तो 200 करोड़ में से वो 10 करोड़ कलेक्टर को दे देंगे, 190 करोड़ बचा लेंगे, लेकिन किसान को नहीं देंगे। और वो उनका जो इलाज है उनका इलाज नेतागिरी है। लेकिन जो नेता बेटे हैं हो सकता है वो बीच में कंपनी वालों से थोड़ा बहुत उनको भी बट में मिल जाए। इसलिए आज दिन तक मैंने 12 में किसी किसान किसी नेता के मुंह से फसल बीमा की बात करते हुए नहीं सुना। आप बता दो, सुना हो तो आप बता दो। अगर एक भी किसान एक भी नेता ने कभी फसल बीमा की बात करी हो तो आप मुझे बता दो। जानते ही नहीं है वो कि फसल बीमा क्या होता है। चूरू में हमारे कम्युनिस्ट के विधायक थे पहले बलवान पूनिया, उनको सुनना कभी, मध्य प्रदेश में देखना। अभी थोड़ी बहुत सोयाबीन निकली है तो मंडी में बेचने जाते हो 2-3 हजार बिकती है, समर्थन मूल्य पे कांटे लगते नहीं है। समर्थन मूल्य पे सोयाबीन की रेट 5,000 ऊपर है, लेकिन मध्य प्रदेश में भावांतर के कारण किसानों को 5,000 के ऊपर मिल रहा है। राजस्थान में वही सोयाबीन का पैसा 3,000 मिल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं किसानों को जागना चाहिए और किसानों को उसी प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए जो किसानों के बारे में सोचे, किसानों की भलाई के बारे में सोचे, कमजोर लोगों की भलाई के बारे में सोचे। मैंने जो आपको ध्यान होगा 2023 में 5 सितंबर 2023 को किसानों के साथ कलेक्ट्री पे घेराव किया था। कलेक्ट्री में ट्रैक्टर घुसा दिया था और ट्रैक्टर को कलेक्ट्री में खड़ा करके किसानों के बीच में, जब कई लोग तो जाते हैं एसडीएम कार्यालय या कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन दे के आते हैं, मैंने कहा मैं कोई ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं तो कलेक्टर से बात करूंगा तो किसानों के बीच में करूंगा। और आपको पता होगा अखबार में खबर आई थी नरेश मीणा ने कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर के बोनट पे खड़ा करके किसानों की मांगे मनवाई है। मैंने धरना दिया,
81 करोड़ रुपए किसानों को फसल बीमा का मिला था। 81 करोड़ रुपए 5 सितंबर की बात थी। अभी अक्टूबर का लास्ट चल रहा है। मैंने जो सोयाबीन की फसल नहीं कटी थी उसके पहले कलेक्टर को कह दिया था कि आने वाली सर्दी की फसल के पहले किसी भी किसान को मैं खाद की लाइन में देखना नहीं चाहता। किसी भी किसान को मैं 1 रुपए भी खाद का ज्यादा नहीं देने दूंगा। और 2023 का आप उठा के देख लो, एक भी किसान खाद की लाइन में नहीं लगा था। पिपलौदी में 7 बच्चे मर गए। पिपलौदी में 7 बच्चे स्कूल की दीवार गिरने से मर गए। गरीबों के बच्चे मर गए। उनको मुआवजा दिलाने के लिए, उनको सरकार से लड़ने के लिए 40 दिन जेल में रह लिया। और जब जेल से निकला, मुआवजा नहीं मिला, तो उनको जो 5 बकरी मुआवजे में दी थी, पहली बार राजस्थान में आदमियों के साथ साथ जयपुर की राजधानी में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आदमियों के साथ साथ बकरियों को लेकर धरने पे बैठ गए। ये भी तुमने सुना होगा। सुना कि नहीं सुना? ऐसा तो पहली बार ही हुआ ना कि आदमियों के साथ साथ बकरियां भी धरने पे बैठी थी। धरने पे बैठ गया। जैसे ही मैं धरने पे जयपुर में बैठा, उसी रात उन बच्चों के परिजनों को सरकारी नौकरी दे दी गई चिकित्सा विभाग में। और उनको पहले 10 लाख दिए थे, बाद में 2-2 लाख रुपए और बढ़ा दिए, 12 लाख कर दिए। लेकिन मेरी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। मैंने कहा 50-50 लाख रुपए सरकार उनको दे। मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहा 15 दिन। मैंने अन्न छोड़ दिया, भूखा पड़ा रहा और जनता से मदद लेके 1 करोड़ रुपए की मदद उनको एफडी करा के आया। 13 लाख की मदद उनको। मेरे से पहले बहुत नेता आए हुए। जो भी नेता आते हैं उनको देखना, वो धोती कुर्ता या वो सफेद कपड़े पहन के आएंगे। कपड़े सफेद पहनेंगे, सफेद बुगले की तरह। जैसे सफेद बुगला कितना सुंदर रहता है, लेकिन उसको हमेशा कीड़े कांटे जहरीले उनको खाता है, उसी तरह ये नेता भी जितने सफेद कपड़े पहनते हैं, उतने मन से, उतने अंदर से काले होते हैं, उतने इनके काले कारनामे होते हैं। क्या कोई नेता तुमने देखा ऐसा? क्या इस हाड़ौती में कोई नेता ऐसा देखा जैसे नरेश मीणा नंगे पैर, साल भर से नंगे पैर सड़कों पे घूम रहा है, छाले पैर में छाले हो जाते हैं, कांटे लग जाते हैं? क्या तुमने कोई नेता हाड़ौती में देखा है जो किसी गरीब के परिवार के बच्चे के लिए 2 दिन भूखा बैठा हो? प्रमोद जैन भाया तुमसे वोट मांगने आए, उससे कहना कि 2 दिन तू तो भूख हड़ताल करके बैठ जा, हम तेरे को वोट दे देंगे। ये लोग केवल आपके वोट लेकर ताकतवर बनकर ये केवल मजे लेते हैं। दिल्ली बंबई में बंगले बना लेते हैं, इनके बच्चे मजे ले रहे हैं। मैं तो निकला हूं राजनीति करने, केवल पद के लिए नहीं निकला। कुछ मोह नहीं है। मोह है तो केवल इतना कि मैं लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहता हूं, गरीबों की दुआएं प्राप्त करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं जब मैं मरूं तो मरने के बाद लोग मुझे याद करें, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं। मुझे विधानसभा में विधायक बनाकर भेज दो। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। अगर तुमने मुझे विधायक बना दिया तो जो ये लाइट रात को लाइट देते हैं उसको रात को लाइट नहीं देने दूंगा। लाइट इनको दिन में देनी पड़ेगी और दिन में लाइट देनी पड़ेगी। उसके अलावा तुम्हारे घरों पर बिल मांगने नहीं आएंगे। बिल मांगने तभी आएंगे जब उनसे कह दूंगा ये खेतों में जो तार लटक रहे हैं या खंभे टेढ़े, पहले खंभों को सीधा करो, तारों को सीधा करो, उसके बाद गांव में बिल मांगने आना, वरना बिल मांगने बताना। आज नंगे पैर गाड़ी में बैठकर आपके बीच में आया हूं। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो नंगे पैर पैदल पैदल एक बार पूरी विधानसभा में घूमूंगा, गांव गांव जाकर गांव में समस्या जानूंगा। जैसे आज यहाँ पर बैठा हूं, ऐसे आपके बीच में बैठकर आपकी सारी समस्याओं को लिखूंगा और पूरी जनता की समस्याओं को लिखकर कलेक्ट्रेट में धरना दूंगा और एक एक समस्या को, एक एक गाँव की समस्या को खत्म करने का काम करेंगे। क्या आप मेरी मदद करोगे?
2.5 साल के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं, 2.5 साल के लिए वोट मांग रहा हूं, मतदान मांग रहा हूं। क्या 2.5 साल के लिए इस बेटे को मौका दोगे? हाथ खड़े करो जो अगर आप मुझे मौका दोगे तो। सारे लोग वोट दोगे? जो लोग यहाँ नहीं है उनसे भी दिलवाओगे? जो आपके परिवार वाले जो है उनका सबसे दिलवाओगे, मदद करोगे? आप लोग मेरी मदद करो। मैं हर जगह एक बात कह रहा हूं, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी, ऐसे अगर नरेश मीणा एमएलए बना तो 2.5 साल के लिए आपका नरेश भी श्रवण कुमार बनकर आपकी सेवा करने का काम करेगा। आपकी सेवा, इसलिए मेरी मदद करना, मेरी इस नैया को पार लगा देना, मेरी नैया को पार लगा देना। तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं, अगर चुनाव हार गया तो सहन नहीं कर पाऊंगा। चुनाव हार गए तो सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ हजारों लड़के जो ये गाड़ियां लेके घूम रहे, उनको वर्ष हो गए मेरे साथ लगे हुए, वो सपने देखते कि कभी हमारा भाई भी एमएलए बन जाए, क्योंकि मेरे से जूनियर, मेरे से बाद में राजनीति में आने वाले, जिनको मैंने कुछ बनाया राजनीति में, वो आज 2-2 बार एमएलए बन गए और मैं अकेला खाली हाथ सड़क पे घूम रहा हूं। मुझे कुछ नहीं मिला तो मुझे 14 बार जेल मिली, मुझे मिला तो पुलिस की लाठियां पीठ पर मिली, मुकदमे मिले। इसलिए अगर आप लोगों की कृपा हो जाएगी तो विधानसभा में पहुंच जाऊंगा, और जो लड़ाई लड़ रहा हूं, जो संघर्ष कर रहा हूं, जो जन सेवा कर रहा हूं, उसमें एक सहारा मिल जाएगा। क्योंकि अभी कोई भी धरना प्रदर्शन करता हूं, कहीं बैठता हूं तो पुलिस उठाकर जेल में धर देती है। लेकिन अगर आप लोग एमएलए बना दोगे तो उसके बाद पुलिस नरेश मीणा के हाथ नहीं लगाएगी, तो इसलिए कृपा करके मेरे पे आशीर्वाद देना। दोगे ना? हाथ खड़े करके एक बार और आशीर्वाद दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।